हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलो कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आज हम लेक्चर 5 कर रहे हैं। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन डिस्कस किया है। अगर अब तक वो लेक्चर्स अटेंड नहीं किए तो ज़रूर कर लीजिए। जल्दी से शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेल डिविजन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे अगले दोनों लेक्चर्स के लिए जो होंगे सेल डिवीजन के ऊपर ही बेस्ड, इसीलिए पहले इनके बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। तो देखो, ये सवाल का आंसर करते हैं। व्हाट हैपेंस टू द सेल्स और टिश्यूज व्हेन वी गेट इंजर्ड। आपको भी कभी चोट लगी होगी, इंजरी हुई होगी, तो ऐसे में क्या होता है उस इंजर्ड टिश्यू का, उस इंजर्ड पार्ट का। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे मेरा नाखून टूटा था। अब ये जिंदगी भर ऐसा टूटा हुआ तो नहीं रहेगा, खराब तो नहीं रहेगा, धीरे धीरे वो हील होना चालू हो जाता है। तो क्वेश्चन यहां पे होता है, रिपेयर ऑफ वुंडेड टिश्यूज टेक्स प्लेस बाय रीजेनरेशन ऑफ द लॉस्ट सेल्स। यहां पे वो सेल्स वापस आए हैं, तो व्हेन द वुंड हील्स आर न्यू सेल्स फॉर्म्ड देयर। क्या वहां पे नए सेल्स क्रिएट हुए? आंसर क्या होगा? यस, ऑब्वियसली। नहीं तो ये घाव वैसे का वैसा रह जाता। अब तो हील हुआ है ना, मतलब वहां पे नए सेल्स आए हैं, पुराने लॉस्ट सेल्स को किसी ने कवर अप, कॉम्पेंसेट कर दिया है। अब अगर यही हमने प्लांट्स में एग्जाम्पल सोचा, तो जब हम फूल तोड़ते हैं, पत्ते तोड़ते हैं, आपने देखा होगा ना कई बार, शायद आपने खुद ने भी किया होगा। आप वेट कर रहे हो, वहां पे कोई आने वाला है, अब आप बोर हो रहे हो, नजदीक एक प्लांट रहता है, ऐसे ही मस्ती में एक लीफ तोड़ देते हो। अब ये किया है हमने, ये गलत है, लेकिन ये किया तो है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या प्लांट्स को भी इंजरी होती है जब आप ऐसे उसके बॉडी पार्ट को तोड़ रहे हो? तो अगेन द आंसर विल बी यस, देयर इज इंजरी टेकिंग प्लेस। क्या वहां पे भी सेल्स रिप्लेस होंगे? वहां पे भी सेल्स रिप्लेस होंगे बाय फॉर्मेशन ऑफ न्यू बड्स। ओके, सो ये सब हमने देखा है होते हुए। अब हम डिस्कस करेंगे हर ऑर्गेनिज्म, वो कितना भी सिंपल हो या कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो। आज हम बोलते हैं आपके मेरे बॉडी के अंदर मिलियंस ऑफ सेल्स है, लेकिन ये मिलियंस ऑफ सेल्स आए कहां से है, हमारी शुरुआत कैसी थी? तो हम बोलते हैं एवरीवन बिगिंस देयर लाइफ विद अ सिंगल सेल। वो सिंगल सेल को क्या बोलते हैं, जल्दी से बताओ? जाइगोट, करेक्ट। तो ये जाइगोट, ये सिंगल सेल ही डिवाइड और नंबर्स बढ़ाने में मदद करता है। वो डिवाइड होता है, फिर रीडिवाइड होता है। सो दिस सेल डिवाइड्स एंड रीडिवाइड्स टू गिव राइज टू न्यू सेल्स, और धीरे धीरे मम्मा के वूम में ये जर्नी हमारी शुरू होती है, राइट। तो ये जो आप देख रहे हो, ये क्या है? ये है सेल डिविजन। सो हाउ इज दैट इवेंट पॉसिबल? तो द आंसर वुड बी सेल डिविजन, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इनफैक्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि हम बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्शन भी इसकी वजह से होता है, और हमारी बॉडी का ग्रोथ भी इसकी वजह से ही होता है। बराबर, हम सब छोटे पैदा होते हैं, फिर ग्रो होते हैं। ये किसकी वजह से हो रहा है? सेल डिविजन। अब सेल डिवीजन की बात करें तो यही सेल डिवीजन इज रिस्पॉन्सिबल, वो जो चोट की हमने बात की थी, वो हीलिंग, वो वेयर एंड टेयर में भी वही काम कर रहा है। सो रिप्रोडक्शन में वो काम कर रहा है, ग्रोथ में काम कर रहा है, बॉडी के वेयर एंड टेयर में वो ध्यान रखता है, कोई भी इंजरी को हील करने में सेल डिवीजन काम करता है। सो दिस इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल डिवीजन। अब जब सेल डिवीजन की बात करें तो सेल डिवीजन दो तरीके से पढ़ाया जा सकता है। दो टाइप के सेल डिवीजन हम लोग 10th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, विच इज वन ऑफ देम इज माइटोसिस, और दूसरे वाले को बोलते हैं मियोसिस। तो दो टाइप के सेल डिवीजन पढ़ने वाले कौन से दो है? माइटोसिस और मियोसिस। तो माइटोसिस किस में होता है? माइटोसिस टेक्स प्लेस इन सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल्स का मतलब होता है नॉर्मल बॉडी सेल्स, ओके। और मियो, तो यहां पे देखो नॉर्मल बॉडी सेल्स कौन से हो गए? बालों के सेल्स, लीफ के सेल्स, बॉडी के कोई भी दूसरे बॉडी पार्ट के सेल्स, कोई भी नॉर्मल सेल्स को क्या बोला जाता है? सोमैटिक सेल। तो आप बोलोगे सर नॉर्मल है मतलब कोई स्पेशल सेल भी है? आएगा। तो देखो, माइटोसिस टेक्स प्लेस इन सोमैटिक सेल एंड द स्टेम सेल्स ऑफ द बॉडी। अब स्टेम सेल्स हम पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में, जहां पे हमको पता चलेगा दीज आर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। मतलब ये, मैं इसको नॉर्मली बोलता हूँ, ये इच्छाधारी सेल है, ये किसी का भी रूप, कोई भी ऑर्गन, कोई भी स्ट्रक्चर बनाने में मदद कर सकता है। दोज आर कॉल्ड एज स्टेम सेल्स। ये आगे के चैप्टर्स में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम पढ़ते हैं कि माइटोसिस दो टाइप के सेल्स में होता है, सोमैटिक सेल्स और स्टेम सेल्स। मियोसिस किस में होता है? याद है मैंने बोला स्पेशल सेल्स, वो स्पेशल सेल्स है रिप्रोडक्टिव सेल्स।
तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल रिप्रोडक्टिव सेल बनता है जिसको स्पर्म बोलते हैं, उसी तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवा बनता है, दैट इज द फीमेल गैमीट। इन दोनों को छोड़ के मेरे बॉडी के बाकी सारे सेल्स को सोमैटिक सेल्स बोला जाता है। ये सेल्स को बोला जाता है रिप्रोडक्टिव सेल, जर्म सेल्स या गैमीट्स। ये नाम अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं सेल डिविजन की, देखो स्टूडेंट्स हम लोग ना अभी टेक्स्ट बुक में इसलिए मार्किंग नहीं कर रहे क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बेस्ड लेक्चर है। आगे जब माइटोसिस मियोसिस पढ़ेंगे तो वापस से टेक्स्ट बुक हमको लगने ही वाला है। तो आप जब माइटोसिस का या सेल डिवीजन का इंट्रोडक्शन पढ़ोगे तो आपको यही सारे एक्सप्लेनेशंस मिलने वाले हैं, बट मैंने उसको थोड़ा और डिटेल में सिखाया है। तो देखो ये हमारा नॉर्मल सेल है। जब हम नॉर्मल सेल की बात करते हैं तो उसकी आउटलाइन को क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर अंदर जो लिक्विड होता है उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। सेंटर में एक गोल स्ट्रक्चर है, वो है न्यूक्लियस, करेक्ट। न्यूक्लियस के नजदीक आपको ऐसे स्ट्रक्चर मिलेंगे जिसको बोलते हैं सेंट्रियोल। ये आपके लिए एकदम नया वर्ड है, कौन सा, सेंट्रियोल, और पूरे सेल डिवीजन में ये काम आने वाला है, इसलिए याद कर लो। अब न्यूक्लियस की आउटलाइन को बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कौन सा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर इसके बाद न्यूक्लियस के अंदर एक सर्कुलर स्ट्रक्चर हो सकता है, वन या वन से ज्यादा भी हो सकता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। नेक्स्ट, थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर्स पूरे न्यूक्लियस में बिखरे हुए रहते हैं, उनको बोलते हैं क्रोमैटिन फाइबर्स। क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन फाइबर्स। ये सब क्लियर है अब तक। अब इसके बाद जब हम बात करते हैं सेल डिवीजन की, तो जब सेल रेस्ट पे होता है, एंड व्हेन आई से रेस्ट मतलब ऐसा नहीं कि वो आराम कर रहा है, यहां पे रेस्ट को कैसे कैटेगराइज किया है, अगर सेल डिवाइड नहीं कर रहा है तो सेल रेस्ट पे। ये गलत है लेकिन इसको ऐसे ही प्रेजेंट किया जाता है। अगर सेल डिवाइड कर रहा है तो सेल डिवाइड हो रहा है, अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है। तो जब व्हेन द सेल इज एट रेस्ट हम बोलते हैं क्रोमैटिन फाइबर्स ऐसे दिखाई देते हैं, एकदम थिन, ऑलमोस्ट इनविजिबल, तो थिन नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स। बट जब यही सेल को डिवाइड होना रहता है तो ये क्रोमैटिन फाइबर्स कंडेंस होते, इकट्ठा होते, शॉर्टन होते हैं और ऐसे दिखने लग जाएंगे। अब इनको बोला जाता है क्रोमोसोम्स। क्या बोला जाता है, क्रोमोसोम्स। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। व्हेन द सेल इज एट रेस्ट, क्रोमैटिन फाइबर्स, जब सेल को डिवाइड होना रहता है तो क्रोमैटिन फाइबर्स कंडेंस होकर क्या बनेंगे, क्रोमोसोम्स। रॉड जैसे स्ट्रक्चर को बोलेंगे क्रोमोसोम, और ऐसे पूरे बिखरे हुए को बोलेंगे क्रोमैटिन फाइबर्स। वो एक ही चीज है बट अलग अलग अवतार ले रहे हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अब आगे जब हम बात करते हैं तो देखो क्रोमोसोम्स नंबर इज डिनोटेड बाय द लेटर एन। जैसे आप अलजेब्रा में लेते हो एक्स वाई, वैसे हम लोग बायो में क्या ले रहे हैं, एन। तो क्रोमोसोम नंबर इज डिनोटेड बाय द लेटर एन। तो हम लोग बोलते हैं, सी लुक एट दिस, दीज आर ऑल टर्म्ड एज एन। एक चीज ऑब्जर्व की है, क्रोमोसोम्स को जब हमने सेल में देखा तो ये क्रोमोसोम्स है ना, ये हमेशा जोड़ियों में बैठते हैं, पेयर्स में बैठते हैं। ये आपने चैप्टर 1 में भी देखा था, क्रोमोसोम्स आर इन पेयर्स, ये देखा था। तो यहां पे भी हमको पता चलता है क्रोमोसोम्स आर इन पेयर्स। तो देखो जब हमने क्रोमोसोम नंबर को n बोला है क्योंकि वो पेयर्स में बैठे हुए हैं, तो ये ऐसे दिखेंगे, बराबर, ये इसका जोड़ी, ये इसका जोड़ी। इसीलिए अब टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को डिनोट किया जाता है बाय द लेटर 2n। याद रख लो। सो अगर मैं पूछूं टेल मी द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, आंसर होगा 2n। Your n represents the number of chromosome, क्योंकि वो पेयर्स में बैठते हैं इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं, 2n। So this is 2n। अब हर स्पीशी का क्रोमोसोम नंबर फिक्स्ड रहता है, कांस्टेंट रहता है। फॉर एग्जाम्पल इंसानों की बॉडी में अगर नॉर्मल सिचुएशन है तो वी विल हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम या 46 क्रोमोसोम्स। करेक्ट, समझ में आ रहा है ये? तो इट इज आइदर 23 पेयर्स और 46 क्रोमोसोम्स। बट अगर मैं आपको पूछूं, बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर मैंने आपको पूछा आफ्टर दिस एक्सप्लेनेशन, मैंने पूछा जल्दी से बताओ टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स कितना है, तो आपका आंसर 46 नहीं होना चाहिए, आंसर होना चाहिए 2n, क्योंकि मैंने लिविंग ऑर्गेनिज्म बोला, ह्यूमन स्पीशीज नहीं बोली। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का थोड़ी 46 हो सकता है, उनका जनरल फॉर्मूला है 2n। स्पीशीज टू स्पीशीज आंसर बदलेगा, तो अगर ह्यूमंस बोलूं तो आंसर 46 भी लिख सकते हो, 23 पेयर्स भी लिख सकते हो, ठीक है। बट जनरल फॉर्मूला क्या होगा,
2n. The chromosome number 2n is fixed for a species. Are we clear with this so far? Sure? तो अब तक हमने देखो क्रोमैटिन फाइबर्स देखा, कब पाई जाती है ये सेल में, जब सेल रेस्ट पे होता है। सेल डिवाइड करने वाला होगा तो क्या बनेगा, क्रोमोसोम्स बनेगा। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, आंसर 2n. इट इज फिक्स्ड, इन ह्यूमंस इट इज 23 पेयर्स या 46। चलो अब हम लोग देखते हैं एक क्रोमोसोम के पार्ट्स। लेट अस रिमूव वन ऑफ देम और इसके पार्ट्स को स्टडी करते हैं। ये 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो ये आपके लिए रिविजन होना चाहिए। दिस आर्म इज कॉल्ड एज पी आर्म, तो जल्दी से ये वाला बता दो, क्यू आर्म, करेक्ट। सो दिस इज पी आर्म एंड क्यू आर्म। यहाँ पे जो कंस्ट्रिक्शन आपको दिखाई दे रहा है उस कंस्ट्रिक्शन को बोलते हैं सेंट्रोमियर। ये वर्ड याद कर लो, क्या है, सेंट्रोमियर। और क्रोमोसोम के अंदर ध्यान से देखो तो हमको क्या दिखाई देते हैं, डीएनए। अब टेक्स्ट बुक में ये, अच्छा एक और चीज रह गई यहां पे, दीज इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज क्रोमैटिड्स। तो देखो अगर थ्रेड जैसे फैले हुए हैं तो क्रोमैटिन फाइबर्स, अगर रॉड जैसा है तो क्रोमोसोम्स, अगर एक्स शेप में है तो क्रोमोसोम्स विथ सिस्टर क्रोमैटिड्स। सो दीज आर सिस्टर क्रोमैटिड्स, दीज आर सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये आपस में नॉन सिस्टर है लेकिन ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स है। सबको समझा? तो एक्स शेप होगा तो क्रोमोसोम्स विथ सिस्टर क्रोमैटिड्स। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 18 पे ये डायग्राम है, लेबलिंग के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत इजी है, स्कोर करना है अपने को। पी आर्म, क्यू आर्म, सेंट्रोमियर, डीएनए और क्रोमैटिड्स। आर वी क्लियर विद दिस? अब स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हमने क्रोमोसोम का बेसिक्स कवर किया है, हमने सेल डिवीजन समझा है, क्योंकि आने वाले लेक्चर्स में हम दो टाइप के सेल डिवीजन डिस्कस करने वाले, आपको नाम भी पता चल गया है, माइटोसिस और मियोसिस। आई एम श्योर आपको ये लेक्चर समझा होगा, ये कॉन्सेप्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगले 2 लेक्चर के लिए। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय बाय।